We are discussing chapter number 4. This is the second class of chapter number 4 और हमने last class में बात की थी about what business objectives are, what is the importance of setting objectives and what is the criteria of smart objectives. ठीक है, और इस क्लास में हमें बात करनी है about the objectives of private sector organizations and public sector organizations. तो पहले हम बात करेंगे objectives of private sector. Private sector I am sure आपको पता है objectives of private sector वो सारी organization which are owned and controlled by the private individuals. इसमें हुकूमत वाला कोई सीन नहीं होता या गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इसमें नहीं इन्वॉल्व होती. तो कोई भी प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कोई भी बिजनेस, आप यू कैन जस्ट थिंक ऑफ एनी ऑफ द बिजनेस अराउंड यू, क्या ऑब्जेक्टिव्स, पॉसिबल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन रख रही होती हैं. तो इसमें जो सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस ऑब्जेक्टिव है दैट्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सुना हुआ है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज trying to make sure that you are generating the highest possible value from the sale of your goods or services. Okay, trying to make sure कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएं. और ये जो है वो आई थिंक मेजॉरिटी प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस का ऑब्जेक्टिव होता है टू मैक्सिमाइज देयर ओवरऑल प्रॉफिट्स. क्यों क्यों करना चाहते हैं प्रॉफिट्स? व्हाई प्रॉफिट इज इम्पोर्टेंट? ऐसी क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं? क्योंकि उनको इन्वेस्टर्स को रिटर्न देना होता है. फिर उसके बाद दैट्स अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन ऑफ वर्किंग हार्ड. आप इतनी मेहनत कर रहे होते हो, ये जो ओनर ने रिस्क लिया होता है, रिटर्न फॉर रिस्क. तो वो प्रॉफिट बेसिकली ओनर्स को मोटिवेटेड रखता है या रिवॉर्ड करता है कि जो आपने रिस्क लिया या जो इन्वेस्ट किया उस पर जो आपने कमाया बेसिकली. और प्रॉफिट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ताकि ग्रोथ की तरफ हम फाइनेंसिंग कर सकें, स्टाफ को सिक्योर फील करवा सकें. प्रॉफिट्स इज अ लॉट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. और प्रॉफिट होता क्या है अगर नहीं पता तो? प्रॉफिट ये होता है जब आपका टोटल सेल्स या टोटल रेवेन्यू, यानी जितने के आपने गुड्स बेचे और जितने की आपके खर्चे हुए, टोटल कॉस्ट, to maximize the difference between the total revenues and the total cost. And you take decisions, you improve your marketing, you improve your ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. आप नए प्रोडक्ट्स लाते हो, आप एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हो, आप नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लेकर जाते हो, आप नए कंट्रीज में जाते हो, आप खर्चे बचाने की बातें करते हो, आप अच्छी तरह इन्वेस्टमेंट करने की बातें करते हो. और अल्टीमेटली इसलिए करते हैं क्योंकि आपका बिजनेस शायद चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कर सके और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके. ऑब्वियसली काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस का ऑब्जेक्टिव होता है. और हाँ, इससे हम डिसएग्री भी कर सकते हैं, अभी आगे ऑब्जेक्टिव्स आएंगे. और लेकिन जरूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन ही प्रॉफिट्स की तरफ काम करे. दैट्स आल्सो पॉसिबल कि कुछ ओनर्स होते हैं जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ नहीं, इनफैक्ट दे वर्क टूवर्ड्स प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग. प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग ये होता है कि बस टू जनरेट सफिशिएंट रिटर्न्स, या आपका कोई ना कोई बेंचमार्क. बेंचमार्क का मतलब होता है, तो कहते हैं बेंचमार्क रिटर्न्स, कि यार जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि यार इतना कमा लिया बहुत है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है. ये जो प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग होता है वो जनरली फॉर स्मॉल बिजनेसेस में भी कुछ ओनर्स होते हैं, कुछ बिजनेसेस होते हैं जो ज्यादा कमाने के लिए नहीं. यू मस्ट हैव सीन पीपल जो कहते हैं यार बस इतना कमा लिया बहुत है, जिंदगी में सुकून चाहिए. इस तरह का जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि यार इतना कमा लो, बस इतनी लिमिट है. या तो बहुत स्मॉल बिजनेसेस होते हैं अक्सर, या जो बिजनेसेस बहुत डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे होते हैं, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं, या हालात बहुत बुरे चल रहे होते हैं, जैसे अभी ड्यूरिंग द लास्ट 2-3 years जो कोविड के इम्पैक्ट थे बिजनेसेस पे. तो काफी सारे बिजनेसेस वो थे कि यार इतना कमा लो इन 2-3 सालों में, 4 सालों में,
फिर देख लेंगे आगे की। उसको कहते हैं प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग। प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग इज डिफरेंट देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बिकॉज मैक्सिमाइजेशन में बिजनेसेस चाह रहे होते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा कमाएं ताकि उनके इन्वेस्टर्स खुश रहें, ताकि ओनर्स सेटिस्फाइड रहें, ताकि हम फ्यूचर की फाइनेंसिंग अपने पैसों से कर सकें। दैट्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग कहता है कि ज्यादा से ज्यादा नहीं, नॉट एज मच एज पॉसिबल, बट दैट्स द अमाउंट दैट वी नीड टू अर्न, दैट्स प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग। और ये भी अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, कम होते हैं लेकिन हो सकते हैं। सही है। और एक बात याद रखना, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट ही सब कुछ नहीं होता। क्योंकि देखो, प्रॉफिट प्रॉफिट तो ज्यादा आप कर सकते हो, लेकिन लेट्स से, चलो एक और इसकी बेस्ट एग्जांपल कि लेट्स से एक बिजनेस है, बिजनेस वन। ऐसी बस सुन लो, फिर मैं ये मिटा दूंगा। एक बिजनेस है, बिजनेस वन, और एक है बिजनेस टू। मैंने दोनों का प्रॉफिट कंपेयर किया। सही है, प्रॉफिट, पी इज फॉर प्रॉफिट। बिजनेस वन ने $10,000 का प्रॉफिट किया था और बिजनेस टू ने $20,000 का प्रॉफिट किया था। कौन सा बिजनेस बेहतर है, बिजनेस वन या बिजनेस टू? बिजनेस टू बेहतर है क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा है, 20,000 है, और बिजनेस वन का प्रॉफिट 10,000 है। लेकिन फिर सेकंड मैंने आपको बताई इसमें इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में कितनी इन्वेस्टमेंट है। तो बिजनेस वन में इन्वेस्टमेंट है 50,000 की, और बिजनेस टू में इन्वेस्टमेंट है 500,000। तो अब जरा बताओ, बिजनेस वन बेहतर है या बिजनेस टू? क्लियरली बिजनेस वन। बिजनेस वन का प्रॉफिट कम है, बट इन्वेस्टमेंट तो सिग्निफिकेंटली कम है ना। तो सिर्फ प्रॉफिट ज्यादा होना ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये भी याद रखना। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज नॉट एवरीथिंग, यू हैव टू सी कि अमाउंट कितना लगा हुआ है, पैसा मेरा कितना इन्वेस्ट हुआ हुआ है, तो ये भी एक चीज होती है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज नॉट जस्ट कि पैसा ज्यादा कमा लो, पैसा ज्यादा कमाओ, बट इसको कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो एनालाइज्ड। क्योंकि जो पैसे आपने इन्वेस्ट किए हैं उसके हिसाब से प्रॉफिट्स फिर देखे जाते हैं। इट्स नॉट जस्ट कि ज्यादा पैसा कमाया, जो मैंने पैसा लगाया है उस पर कितना कमाया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ सक्सेस होता है, याद रखना। सही है। So the point is profit maximization is one of the major business objectives. Profit satisficing is the second main business objective. Third होता है increasing market share. Increasing market share के large percentage of customers should buy your product. अक्सर बिजनेसेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वो कस्टमर्स घेरें। बस देखो, मार्केट शेयर का बढ़ना होता है मतलब कि एक कंट्री के अंदर या एक सिटी के अंदर या जो भी आपकी मार्केट है, समझो एक शहर के अंदर, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदें और किसी का प्रोडक्ट ना खरीदें। जैसे पेप्सी यूं सोचता होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग पाकिस्तान के अंदर, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, ज्यादा से ज्यादा लोग पाकिस्तान के अंदर पेप्सी के प्रोडक्ट्स में पेप्सी, सेवन अप, ड्यू, मेरिंडा, स्टिंग, एक्वाफीना, पेप्सी कंपनी चाहती होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग पाकिस्तान में हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीदें, और जो दूसरे कंपेटिटर्स हैं, कोका कोला है या जो छोटे दूसरे कंपेटिटर्स हैं, उनसे प्रोडक्ट ना खरीदें। दैट कैन बी, उससे प्रॉफिट भी ज्यादा होना चाहिए, दैट्स इंटरलिंक्ड, लेकिन जरूरी नहीं है। क्योंकि मार्केट शेयर का बढ़ना जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट भी बढ़ जाए। क्योंकि अगर आप ये पेन सेल करते हो, बॉल पेन, सही है, देखना इधर, तो अब अगर मैं ये पेन आपको 5 रुपए का बेचूं, नॉर्मली मार्केट में शायद ये 20 रुपीज का है, लेकिन अगर मैं आपको ये 5 रुपए का सेल करूंगा, 5 रुपीज, तो ऑब्वियसली विल वांट टू बाय दिस, है ना। लेकिन जरूरी नहीं, अब मेरा मार्केट शेयर बढ़ना शुरू हो गया, इफ आई एम सेलिंग दिस पेन, एंड ज्यादा कस्टमर मेरे पास आ रहे हैं क्योंकि मैंने प्राइस इतनी कम रखी हुई है। कस्टमर बोलते हैं यार ये तो पता नहीं कैसे 5 रुपए की दे रहा है, अच्छी भी चाहिए चीज। सो द पॉइंट इज, मेरा मार्केट शेयर बढ़ना शुरू हो गया, बट मेरा प्रॉफिट नहीं बढ़ा, या इतना ज्यादा शायद नहीं बढ़ा, इनफैक्ट शायद लॉस भी हो सकता है।
सो द पॉइंट इज मार्केट शेयर का बढ़ना होता है कि ज्यादा कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदें, और ये अक्सर बिजनेसेस तब करते हैं जब उनको मार्केट में एंटर होना होता है या जब अपने मार्केट में अपने आप को सेटल करना होता है। तो बस किसी तरह कस्टमर आ जाए, प्रॉफिट लॉस हम बाद में देख लेंगे, किसी तरह बस कस्टमर आ जाए, और जब कस्टमर आ जाएगा तो फिर हम लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट्स देख लेंगे। सो दैट्स मार्केट शेयर। एंड मार्केट शेयर जिसका सबसे ज्यादा होता है, जिस बिजनेस का या जिस जैसे पेप्सी का पाकिस्तान में मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है, तो इस ऐसे बिजनेसेस को कहते हैं टू बी ब्रांड लीडर्स, या उसको कहते हैं मार्केट लीडर्स। काफी सारे बिजनेसेस मार्केट लीडर बनना चाहते हैं कि हमारा मार्केट शेयर सबसे ज्यादा हो, क्योंकि देखो जाहिर है जिसका मार्केट शेयर सबसे ज्यादा होगा, जो प्रोडक्ट मार्केट में सबसे ज्यादा चलता हुआ नजर आएगा, जो सब देखेंगे यार तुमने भी ये प्रोडक्ट लिया हुआ है मुझे भी ले लेना चाहिए, अगर बहुत ज्यादा प्रोडक्ट चलेगा तो वो खुद ब खुद फिर उसमें कस्टमर्स की एक्सेप्टेंस आना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब सब इस्तेमाल कर रहे हैं तो कस्टमर्स उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ यार ये चीज सही होगी। समझ आया? और जब कस्टमर्स की एक्सेप्टेंस आ जाती है, फूड पांडा जैसे इनिशियली सेटल हो रहा था, तो फ्री डिलीवरीज एंड डिस्काउंट कूपन्स एंड पता नहीं क्या क्या, ताकि कस्टमर एक दफा बस यूज करना शुरू करे, प्रॉफिट देख लेंगे फिर, उन्होंने ये सोचा था। सही है ना? सो जितना ज्यादा आपका मार्केट शेयर होगा, आप उतना ज्यादा मार्केट में स्ट्रांग होते चले जाओगे, और फिर एक स्टेज आएगा कि हर बिजनेस, हर रिटेलर, अब जैसे कोई भी नई सुपरमार्केट, कोई भी सुपरमार्केट एंटर आ जाए मार्केट पाकिस्तान में या कहीं भी एशिया के कंट्री में, दे वांट द प्रोडक्ट्स फ्रॉम पेप्सी। लेकिन सुपर मार्केट विल वांट द प्रोडक्ट्स ऑफ पेप्सी, उनको चाहिए कि पेप्सी उनको सप्लाई करे, क्योंकि पेप्सी की मार्केट इतनी बड़ी है। तो खुद ब खुद रिटेलर्स, दूसरे जो आपके एजेंट्स हैं, दूसरे बिजनेसेस हैं, वो आपका प्रोडक्ट फिर रखना चाहते हैं। सही है? नंबर वन, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स। नंबर टू, प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग। नंबर थ्री, increasing market share. Number four, the fourth business objective can be growth. अब ये वाली डिस्कशन हम काफी हद तक कर चुके हैं इन द लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, जिसमें दो तरह की ग्रोथ होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ग्रोथ। याद है ना? ये पूरा चैप्टर 3 जो था कि एक बिजनेस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ग्रोथ, व्हाई वुड अ बिजनेस वांट टू ग्रो, ताकि ब्रांड नेम स्ट्रांग हो, कॉस्ट बेनिफिट्स मिलें जिसको हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं, अभी हमने उस पर पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे। बल्क परचेजिंग डिस्काउंट्स मिले, अच्छे एम्प्लॉयज आपके पास आए, अल्टीमेटली प्रॉफिट्स बढ़ें। वाया चैलेंज, फिर ग्रोथ करना आसान नहीं होता क्योंकि उसमें मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, और ज़ाहिर फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ सकते हैं अगर आप पैसे मैनेज नहीं कर सके। अगर आप एक्सटेंसिव ग्रोथ करते हो, एक्सटेंसिव इज लाइक बहुत ज्यादा स्पीडी ग्रोथ करते हो और आपके खुद के बिजनेस कंट्रोल में नहीं रहता, तो फिर तो बिजनेस डाउनफॉल पे भी जा सकता है। तो खैर, ग्रोथ इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के इनिशियल डेज में, या इनिशियली भी हो सकता है, विद टाइम भी हो सकता है, अब देखना पड़ेगा क्या सिचुएशन है, लेकिन ग्रोथ कैन बी वन ऑफ द मेजर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, जो आपने पूरा पढ़ा था ना चैप्टर नंबर 3, साइज ऑफ द बिजनेस में, तो वही वाला कंटेंट सारा यहाँ पे आ सकता है। सही है? और फिफ्थ, कॉर्पोरेट या बिजनेस ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव ऑफ अ प्राइवेट सेक्टर कैन बी सर्वाइवल। सर्वाइवल होता है टू टू पास द डिफिकल्ट फेज इन अ बिजनेस। कोई भी अगर मुश्किल वक्त आ गया है, या अगर कोई नया बिजनेस है, या अगर कोई इन्वायरमेंटल चैलेंज है, कोविड टाइप्स, जैसे कोविड में बहुत सारे बिजनेसेस तो सरवाइव भी नहीं कर सके, लेकिन काफी सारे बिजनेसेस ने सर्वाइवल अपना ऑब्जेक्टिव रख लिया था कि भाई फिलहाल ये मुश्किल वक्त किसी तरह गुजार दो। सर्वाइवल इज व्हेन बेसिकली द बिजनेस is trying to pass on the difficult phase so they can just move on to the quieter phase, and जहां पे फिर वापस से प्रॉफिट वगैरह। कोई बिल्कुल ही नया बिजनेस है अगर, तो जाहिर है नया बिजनेस को तो शुरू में सर्वाइवल ज्यादातर करना पड़ेगा, क्योंकि शुरू में कस्टमर्स भी नहीं होते, competitors might create that tough time, tough situations for you, and
अच्छे एम्प्लॉयज इतनी आसानी से नहीं मिल रहे होते। तो जो नया बिल्कुल ब्रांड न्यू बिजनेस होता है उसके लिए मार्केट में पहला कदम रखना और सेटल होना और थोड़ा सरवाइव कर जाना मुश्किल वक्त, क्योंकि फाइनेंशियली भी चैलेंज होता है ना शुरू में, पैसा लग रहा होता है, खर्चे हुए हुए होते हैं, इनफ्लो नहीं आ रहा होता। तो जो नया नया बिजनेस होता है ना बिल्कुल, तो उसके लिए तो सर्वाइवल शायद पहला ऑब्जेक्टिव होता है। जरूरी नहीं है, हो सकता है प्रॉफिट हो जाए शुरू से ही, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन मेजॉरिटी बिजनेसेस व्हिच आर न्यू माइट वांट टू सेटल इनटू द मार्केट फर्स्ट, दे विल वांट टू इंश्योर कि वो थोड़ा सा मार्केट में एडजस्ट हो जाए, सेट हो जाए, उसको कहते हैं सर्वाइव कर जाए। फिर हम आगे मार्केट शेयर या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या ग्रोथ वट एवर दे वांट टू डू। बिल्कुल अगर कोई नया बिजनेस है वो भी सर्वाइवल जोन में होता है। अगर इन्वायरमेंटल कोई बहुत बड़ा चैलेंज आया हुआ है, हालात बुरे चल रहे हैं, कोविड डाउनफॉल आया हुआ है, और कोई टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया है, कोई नया कंपेटिटर आ गया है बहुत बड़ा, कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गए, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है बिजनेस का, तो इन मुश्किल हालात में भी अक्सर बिजनेसेस अपने आप को सर्वाइवल जोन में लेकर आ जाते हैं कि किसी तरह बस चल जाएं। जैसे नोकिया जब डाउनफॉल पे था, हालात जब बुरे होना शुरू हुए थे, तो फिर वो आइस बहुत ग्रोथ, बहुत प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सब कर चुका था, और फिर आहिस्ते 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 वो सर्वाइवल पे आ गया। क्या वो इतने हालात बुरे चल रहे थे, टेक्नोलॉजी ऐसे चेंज हो गई थी, इन्वायरमेंटल ऐसे चेंज हो गई थी चीजें, कि उन्होंने बहुत सर्वाइवल करने की कोशिश की, नहीं कर सके ऑब्वियसली, लेकिन काफी कोशिश की उन्होंने। तो सर्वाइवल कैन बी अनदर objectives of a private sector organization. So number one, profit maximization, profit satisficing, increasing market share, growth, survival. Sixth can be corporate social responsibility. ये वर्ड जो है ये तो बहुत ज्यादा ये हमें पढ़ना भी है। अभी नेक्स्ट चैप्टर में मैं और ज्यादा इसके ऊपर फोकस करूंगा, लेकिन CSR बस अभी फिलहाल इतना है रखो। When businesses considers the interests of all the stakeholders rather than just the shareholders, जहां पे बिजनेस अपनी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या उनकी जिम्मेदारी टुवर्ड्स द सोसाइटी, उसको बहुत वैल्यू करके चलता है, और इस बात का ख्याल रखता है कि प्रॉफिट्स करने के लिए, या सिर्फ अपने इन्वेस्टर्स को खुश रखने के लिए, या सिर्फ अपने शेयर होल्डर को खुश रखने के लिए वो कोई गलत एक्शन ना ले, वो अपने एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉइट ना करे, अपने कस्टमर से झूठ ना बोले, अपने इन्वायरमेंटल जो फुटप्रिंट्स हैं या जो पोल्यूशन लेवल है, कार्बन फुटप्रिंट्स कहते हैं जिसको, वो कम मिनिमाइज करे। जीरो तो मुश्किल है, लेकिन कम से कम करे, ताकि उनका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है टुवर्ड्स द सोसाइटी उसको कम से कम किया जा सके। उसको कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड CSR के ऊपर मैं कंटेंट अभी काफी ज्यादा नेक्स्ट चैप्टर में लिखवाऊंगा, लेकिन CSR बस अभी फिलहाल इतना याद रखो, जब बिजनेसेस ये ऑब्जेक्टिव रखते हैं कि वी वांट टू मेक प्रॉफिट्स, यस वी वांट टू वर्क इन अ प्रॉफिटेबल मैनर, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें प्रॉफिट करना है, हमें इन्वेस्टर्स को भी खुश रखना है, लेकिन हम एम्प्लॉयज से झूठ नहीं बोल सकते, या कस्टमर से झूठ नहीं बोल सकते, या हम गलत तरीके से वेस्ट डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर ऑपरेटिंग इन अ सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर, दैट CSR। और ये भी बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस का अब ये ऑब्जेक्टिव हो चुका है, और इसको तो खैर हमें बहुत ज्यादा वैल्यू करना है हमेशा एग्जाम में। और ये देखो CSR कहते हैं इसको, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, वो अब ऑर्गेनाइजेशंस की प्रायोरिटी इसलिए भी बन गया है क्योंकि अब काफी सारे लोग, काफी सारे इंडिविजुअल्स, जब लिटरेसी रेशो बढ़ रहा है, लोग समझदार हो रहे हैं, लोगों को समझ आ गया कि हमें ऐसे बिजनेसेस को सपोर्ट करना है जो हमारी सोसाइटी का भी ख्याल रखें, या हमारे जो प्लैनेट अर्थ है उसकी रिसोर्सेस का भी ख्याल रखे। तो जब लिटरेसी रेशो, अवेयरनेस रेशो बढ़ता है ना, तो वो फिर ऐसे ही बिजनेसेस को सपोर्ट करते हैं जो उनकी सोसाइटी को सपोर्ट करते हैं। वो कभी ऐसे बिजनेस से प्रोडक्ट नहीं खरीदते जो लिटरेट सोसाइटीज हैं, जो डेवलप्ड सोसाइटीज हैं।
वो कभी ऐसे बिजनेस से प्रोडक्ट अब नहीं खरीदते जो नजर आ रहा है कि वो चाइल्ड लेबर यूज कर रहे हैं, वो गलत तरीके से वेस्ट डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, पोल्यूशन बहुत ज्यादा कर, फौरन पूरी सोसाइटीज बोलती हैं इनको बॉयकॉट करो। कस्टमर अवेयरनेस भी बढ़ती जा रही है, गवर्नमेंट भी बहुत कंसर्न्ड होती चली जा रही है, क्योंकि अब रिसोर्सेज हमें अच्छे तरीके से इस्तेमाल करनी है और अर्थ की रिसोर्सेज पे बड़ा प्रेशर है। तो गवर्नमेंट इज नॉट वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द बिजनेसेस डूइंग प्रैक्टिसेस विच आर नॉट राइट। एंड दूसरी और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिसको कहते हैं प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप्स का वर्ड मैंने पहले भी यूज किया था, लेकिन चलो, प्रेशर ग्रुप्स वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो जो मीडिया ग्रुप्स होते हैं, जो हम अक्सर टीवी शोज में देख रहे होते हैं कि यहाँ रेड हो गई, यहाँ रेड हो गई, इस तरह के जो सीन्स होते हैं, वो बेसिकली दे आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि कोई भी बिजनेस अनएथिकल प्रैक्टिसेस या इलीगल प्रैक्टिसेस खुल के ना चला सके, ना चला सके, खुल के क्या चला ही ना सके, समझ आया? तो उनको फिर प्रेशराइज करने के लिए, जिसमें स्ट्राइक्स करते हैं, वो बॉयकॉट्स करते हैं, वो प्रोटेस्ट्स करते हैं, न्यूज़पेपर में उनके अगेंस्ट आर्टिकल लिख देते हैं, जो टीवी शो के ऊपर शो चला देते हैं उनके ऊपर कुछ इस तरह के। द पॉइंट इज कि वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, दीज आर द ऑर्गेनाइजेशंस, प्रेशर ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ, दीज आर द ऑर्गेनाइजेशंस which try to ensure that the illegal and unethical practices of an organization are stopped. They should not, they'll not allow any unethical or illegal practices of an organization. उनको कहते हैं प्रेशर ग्रुप्स। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि क्योंकि प्रेशर ग्रुप्स के होने की वजह से भी अक्सर बिजनेसेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आ जाते हैं कि यार अच्छे इंसान बन के चलो, वरना नाम खराब हो जाएगा, बदनामी हो जाएगी। सही है? तो वो प्रेशर क्रिएट होता है ना उनके ऊपर, तो वो खुद सीधे हो जाते हैं सारे। द पॉइंट इज, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, बड़ी अच्छी डिस्कशन लगी इस पे। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, ग्रोथ, सर्वाइवल एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो इसके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। और 6 के अलावा भी और हो सकते हैं, लेकिन आई थिंक इफ यू नो 6 देन दैट्स गुड टू गो। वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 4 एंड नेक्स्ट क्लास में अब हम बात करेंगे अबाउट objectives of a public sector organization. Do make your notes properly and copy जरूर कर लेना। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं to discuss the objectives of public sector organizations.